फाग खेलन गोपाल बरसाने में सत श्री अकाल सर जी। ख्याल दे दे ताल उर हर्षत है इतते किशोरी गोरी सखियन के यूथ महा लेके अबीर पे कपोल पर सत है ओ लेके अबीर पे कपोल पर सत है कंचन पिचकारी तकी मारी बिहारी ने लाल बलबीर अंग प्रति दर्शत है छतन ते छज्जन ते झरोखन ते मोखन ते आज नंद लाल बेगोलाल बरसत है आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है होली खेल रहे ओ होली खेल रहे हाँ हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा ओ होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा गुलाल के बादल छा रहे ओ अबीर गुलाल के बादल छा रहे ओ हो रही है शोर मचा रहे ओ हो रही है शोर मचा रहे ओ झोली भर के हाँ हाँ झोली भर के गुलाल की मारी आज रंग बरस रहा होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा होली झूम रही दुनिया सारी आज झूम रही दुनिया सारी झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा होली खेल रहे होली खेल रहे होली 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 आज रंग बरस रहा खेल रहे बांके बिहारी। गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून भाई की हाल चाल वधिया हो सारे सखियन के मन हर्षा रहे सखियन के मन हर्षा रहे देख सखियन के मन हर्षा रहे देख सखियन के मन बरसा रहे मेरे बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे बांके बिहारी आज प्रेम बरसा मेरे बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे उनके संग में उनके संग में हाँ हाँ उनके संग में है राधा प्यारी आज रंग बरस रहा होली खेल रहे बांके बिहारी। वेरी गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून भाई की हाल चाल
वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, मस्त मौज बहार। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और आपके परिवार को। आपकी लाइफ ऐसे कलरफुल रहे, आप आगे बढ़ते रहें, तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। ऐसे आपके चेहरे पे हमेशा से स्माइल बनी रहे और आपके चेहरे की स्माइल देख के मेरे चेहरे पे भी स्माइल बनी रहे। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून ईशा, वंश, श्रेया, प्रीतम। सर आप क्लास का व्हाट्सएप पर नहीं। अरे मेरे को खुद ही नहीं पता था। मैं ऐसा ही बताऊं, मेरे को सुबह तक था कि आज मैं क्लास ऑफ करूंगा और कल फिर होली है, तो होली के दिन भी पता नहीं होता क्लास ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। तो फिर मेरे को यह था कि बच्चे बोलेंगे यार गाब्बे ने क्लास बंद कर दी यार, गाब्बा ये गाब्बा वो, फिर गाब्बे के पास मैसेज आते हैं, फिर गाब्बा कई बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाता। तो मैंने पता क्या किया, अपनी रेगुलर बैच आज 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा मैंने कट किए हैं। मतलब मैंने मेरे रेगुलर बैचों को मैंने 15-15 मिनट आगे शिफ्ट किया। फिर मेरे को यह था कि मेरे पास 1 घंटा बचेगा दोपहर का, तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरे को अभी 2 बजे जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं बच्चे, उनको पता है कि हर पूर्णिमा के दिन वैसे मैं ऑफ करता हूँ, क्योंकि पूर्णिमा पे शाम को 2 बजे मुझे अपने गुरुजी के मंदिर जाना होता है। तो फिर मेरे को रात को आने में 9-10 बज जाते हैं, तो फिर मैं वो क्लास ले ही नहीं पाता। और कल फिर वैसे भी होली थी, अभी होली का भी फाइनल नहीं है कि मैं तुम्हारी क्लास कब ले पाऊंगा। तो मेरे को यह था कि मैं एक बार क्लास ले लेता हूँ किसी भी टाइम पे, चाहे तुम बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, मतलब क्लास मिस ना हो। क्योंकि अब तुम शाम को रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, कम से कम तुम्हें ये तो रहेगा हाँ हमारी क्लास हो गई, क्लास मिस नहीं हुई, ये तो दिमाग में रहेगा ना। तो इसलिए मैंने आपको इमीडिएट इंटीमेट किया, इसलिए ये थोड़ा सा चक्का था। हाँ जीएसटी भी होगा, बट पहले इनकम टैक्स करेंगे, उसके बाद हम जीएसटी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने आपको इमीडिएट बता दिया। अब जितने बच्चे भी आ गए अच्छी बात है, मैं ये नहीं चेक करता कि सामने अब लाइव कितने बच्चे आ रहे हैं। देखो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं ना, मुझे पता है मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं ऑनेस्टी से, मुझे पता है इससे बेस्ट मैं शायद दोबारा कभी नहीं दे पाऊंगा। तो जितने बच्चे भी इसको देख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ जी, अब हम कैपिटल गेन को हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे को ये बताओ, कल के होमवर्क में कोई डाउट है? कल आपको मैंने होमवर्क दिया था, कल के होमवर्क में कोई डाउट है? पहले मेरे को ये बता दो फटाफट से जी, कल के होमवर्क में कोई डाउट है? कल आपको मैंने होमवर्क क्या क्या दिया था जी? एक तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था जो मेरे को याद आ रहा है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था। इस होमवर्क में कोई डाउट है तो बताओ। जल्दी बताओ फटाफट से यार। ये होमवर्क, एक तो मैंने ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था आपको, ठीक है, सेक्शन नंबर 45(5) का, ठीक है, सेक्शन नंबर 45(5) का ये आपको मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैंने एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था सेक्शन नंबर 45(2) का, सेक्शन नंबर 45(2) का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। कल होमवर्क का एग्जाम्पल नहीं समझा, फिर से समझा दो। होमवर्क का एग्जाम्पल नहीं समझा, फिर से समझा दो। चलो एक बार फटाफट से आओ, एक बार इसको फटाफट से डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आज वाली क्लास हम स्टार्ट करेंगे, और आज वाली क्लास के अंदर हम जो बैलेंस सेक्शन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से एक बार यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक तो मेरे ख्याल से ये वाला होमवर्क था आपका जी, एक बार चेक करना। एक तो आपका ये वाला होमवर्क था, तो एक बार सारे बच्चे यहाँ पे देखो फटाफट से। अब एक बार मैं दोनों एक बार दोनों समझा रहा हूँ, जिनको जो भी डाउट है एक बार अब यहाँ पे चेक कर लेना। देखो जी, यहाँ पे गोल्ड की रिंग है, गोल्ड की रिंग आपने होल्ड किया एज ए इन्वेस्टमेंट, तो एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड किया तो इसका मतलब वो क्या है, कैपिटल एसेट है। उसके बाद गोल्ड की रिंग को आपने परचेज किया 10,000 रुपए का, ईयर 2002 में आपने परचेज किया। अब ईयर 2002 में आपने परचेज किया, फिर आपने क्या किया, सन 2000 मान लेते हैं यहाँ पे, सन 2000 किस ईयर में, यहाँ पे ईयर मैंने लिखा नहीं है, बट मान लो सन 2018 के अंदर मैंने अपना ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जब ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं गोल्ड की रिंग को अपने इस बिजनेस में लेके आ गया। जब गोल्ड की रिंग को यहां पे लेकर आया तो मेरी कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गई। अब जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया उस दिन इस गोल्ड की रिंग की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए की है। कितने रुपए की एफएमवी है, 1 लाख रुपए की है। फिर मैंने इस गोल्ड की रिंग को आगे बेच दिया, कितने का बेचा, 2 लाख रुपए का बेचा। तो जब मैंने इसको बेचा तो मैंने कैपिटल एसेट नहीं बेची, मैंने स्टॉक इन ट्रेड बेचा। मैंने कैपिटल एसेट नहीं बेची, मैंने स्टॉक इन ट्रेड बेचा। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि जैसे ही मैंने कन्वर्ट किया तो गवर्नमेंट ने कहा वो ट्रांसफर है,
और नॉर्मल प्रोविजन कहता है कि जहां पर वो ट्रांसफर है वहीं पर कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे, बट सेक्शन 45(2) ने कहा था ऐसा नहीं है, ट्रांसफर यहां पे होगा बट टैक्सेबिलिटी तब करेंगे जब तुम स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे। अब मुद्दा ही निकल कह रहा है कि जब मैं स्टॉक इन ट्रेड बेचूंगा तो दो तरह की इनकम आएंगी, पीजीपी की और कैपिटल गेन की। तो पहले हम कैपिटल गेन की इनकम निकालते हैं। अब कैपिटल गेन की इनकम कैसे निकलेगी, तो जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू मेरा सेल प्राइस बन जाएगी 1 लाख रुपए। फिर गोल्ड मैंने खरीदा कितने का है, 10,000 का। अपना जो इंडेक्सेशन है एक बार मैं इग्नोर कर रहा हूं, इंडेक्सेशन को यहां से बाहर निकाल रहा हूं, तो 90,000 पे मेरा कैपिटल गेन आ गया। फिर अगर बिजनेस की इनकम की बात करूंगा तो बिजनेस के अंदर मैंने गोल्ड कितने का बेचा, 2 लाख का बेचा। अब जो इसका सेल प्राइस है ना कैपिटल गेन का, वही पीजीपी की कॉस्ट है, वही क्या बनेगी, इसकी कॉस्ट बनेगी। तो 2 लाख माइनस में 1 लाख, तो 1 लाख रुपए की तुम्हारी यहां पर पीजीबीपी की इनकम निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो। तो 90,000 पे तुम्हारा कैपिटल गेन है और 1 लाख रुपए की तुम्हारी पीजीपी की इनकम निकल के आ रही है, ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। क्या इसको लोग कर सकते हैं, पक्का पक्का। तो ये पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस किया है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। उसके बाद फिर आपको मैंने अगला एग्जाम्पल होमवर्क दिया, इस अगले एग्जाम्पल को देख लो अब यहाँ पे। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, आपने एक बिल्डिंग परचेस की है 25 जून 1990 को 4 लाख रुपए की। उसकी 1/1 को एफएमबी जो है वो 10 लाख रुपए की है, 1/1 को एसडीवी 12 लाख रुपए की है। तो पहले बताओ इनमें से लेस क्या लेंगे, 10 लाख, इनमें से हायर क्या लेंगे, 10 लाख। तो 10 लाख रुपए की तुम्हारी कॉस्ट बनेगी, पहली बात तो ये। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपलसरी एक्वायर कर ली तुम्हारी प्रॉपर्टी 28 नवंबर 21 को। अब तुम सब जानते हो कंपलसरी एक्विजिशन इज ए ट्रांसफर। अब ये मेरा बन गया ट्रांसफर, और अगर चेक करोगे ट्रांसफर जो है वो 23 जुलाई 24 से पहले है। तो अगर 23 जुलाई 24 से पहले है मतलब इंडेक्सेशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट कैटेगरी में कवर हो रहा है। अब यहां पे उसने एक्वायर किया एंड डिसाइड 90 लाख रुपए वो हमें कंपनसेशन देगा। तो जो गवर्नमेंट ने एक्वायर किया उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुझे 90 लाख रुपए कंपनसेशन देंगे, ठीक है। 40 लाख रुपए रिसीव कर लिया 90 लाख में से 5 दिसंबर 21 को, और बैलेंस अमाउंट जो रिसीव किया 50 लाख रुपए वो रिसीव किया 8 जून 22 को। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये 90 लाख रुपए आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर मिले। अब अगर 90 लाख रुपए आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर मिले तो याद करो मैंने कहा था ये ओरिजिनल कंपनसेशन है, ये टैक्सेबल तब होता है जिस ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहां पर मिली है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिली है 5 दिसंबर 21 को आपको मिली है। तो 5 दिसंबर 21 का मतलब प्रीवियस ईयर 21-22। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में ओरिजिनल कंपनसेशन जो है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर 21-22 में तो मिले आपको 40 लाख रुपए हैं, बट हमें सेल प्राइस जो मानना है वो पूरे के पूरे 90 लाख मानना है। 50 लाख मेरे को अगले साल मिले, अगले साल वो टैक्सेबल नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे टैक्सेबल हो चुके होंगे। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना यहां पर सेल प्राइस कितना आ गया, यहां पे सेल प्राइस आ गया 90 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे कोवा निकाल लो, 10 लाख रुपए इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप 10 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई चेक कर लोगे 21-22 का रेट आप देख लो जी। अब मल्टीप्लाई 21-22 का रेट अगर आप देखोगे तो 21-22 का रेट भगवान झूठ ना बुलवाए तो 21-22 में 317 होगा, 317 होगा। तो देखो यहाँ पे 31,70,000 पूरा 90 लाख, तो 58,30,000 पे तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। ये तुम्हारा ओरिजिनल कंपनसेशन वाला आ गया जी, ठीक है जी। ये तुम्हारा कैपिटल गेन जो है ये तुम्हारा ओरिजिनल कंपनसेशन पे कैपिटल गेन निकल के आ गया। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब ये ओरिजिनल पे निकल के आ गया, ओरिजिनल वाला काम खत्म हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिंपल सी बात है। तो कब टैक्सेबल करेंगे, जब पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी उसी साल में हम सारा का सारा यहां पे टैक्सेबल कर देंगे। तो पूरे 90 लाख रुपए तुम्हारे प्रीवियस ईयर 21-22 में टैक्सेबल करेंगे जब तुम्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी। उसके बाद तुम्हें इससे दिक्कत है, तुमने कहा जी मेरे को ना पैसा कम लग रहा है, तो क्या किया तुमने, मिस्टर वीजी ने अपील कर दी हाई कोर्ट में फॉर इनहेंस कंपनसेशन। हाई कोर्ट पास इंटरिम ऑर्डर 15 दिसंबर 22 को। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, 15 दिसंबर 22 को इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया। कितने का ऑर्डर पास किया, 40 लाख का। इंटरिम मतलब क्या कि हाई कोर्ट कह रहा है कि हम तेरे को 40 लाख रुपए और देंगे, भाई हम तेरे को 40 लाख रुपए और देंगे, मतलब तेरा 40 लाख रुपए कंपनसेशन बढ़ेगा। ये इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है। आया कब है, 15 दिसंबर 22 को। उस 40 लाख में से 10 लाख रुपए रिसीव कर लिए सेम डेट पे और 30 लाख रुपए रिसीव किए 15 अप्रैल 23 को। तो पहली बात तो ये समझ लो, ये जो इनहेंस कंपनसेशन 40 लाख रुपए का है, ये जो इंक्रीज किया है इंटरिम ऑर्डर ने, ये टैक्सेबल तब होगा जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर आएगा। तो इंटरिम ऑर्डर कब आया, ये डेट मेरे काम की नहीं है।
ये 10 लाख मुझे रिसीव कब हुए, ये डेट मेरे काम की नहीं है। ये 30 लाख मुझे कब मिले, ये मेरे काम का नहीं है। ये पूरा का पूरा 40 लाख रुपए उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर आएगा। फिर उसने बोला फाइनली हाई कोर्ट पास फाइनल ऑर्डर 8 जुलाई 24, तो बस बात खत्म हो गई। 8 जुलाई 24 का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर 24-25 में ये 40 लाख रुपए तुम्हारे टैक्सेबल हो जाएंगे जो इंटरिम ऑर्डर वाले हैं। तो 24-25 में तुम क्या करोगे, 24-25 में तुम्हारा सेल प्राइस बनेगा 40 लाख। कॉस्ट तुम्हारी यहां पर बनेगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी तुम ओरिजिनल के टाइम पे कॉस्ट ले चुके होंगे। तो पूरा का पूरा 40 लाख रुपए तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। सर आपने इसे लॉन्ग टर्म क्यों कह दिया, याद करो सेक्शन 45(5) के अंदर मैंने क्लास में तुम्हें कहा था रेगुलर बैच के अंदर जो ओरिजिनल कंपनसेशन की नेचर होती है सेम नेचर जो होती है वो इनहेंस की भी होती है। इट मींस अगर वो लॉन्ग टर्म है तो ये भी लॉन्ग टर्म है। तो ये पूरे 40 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो रेट ऑफ टैक्स होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद फिर उसने बोला जो हाईकोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पास किया वो 90 लाख का पास किया। अब उसने 90 लाख का पास किया, अब 90 लाख में से 40 लाख तो ऑलरेडी मुझे रिसीव हो गए ड्यू टू इंटरिम, और वो 40 लाख मैंने टैक्सेबल कर भी दिए। किस ईयर में कर दिए, 24-25 में, जिस ईयर के अंदर फाइनल ऑर्डर आया। अब आपको नहीं लग रहा फाइनल ऑर्डर ने मेरे 50 लाख रुपए और बढ़ा दिए? भाई फाइनल ऑर्डर पास हुआ 90 लाख का, इंटरिम वाले थे 40, तो फाइनल ने मेरे 50 लाख रुपए और बढ़ा दिए। देखो उसने बोला है 50 लाख रुपए इनहेंस किए फाइनल ने। अब ये 50 लाख मिले कैसे हैं, 20 लाख ऐसे मिला, 10 लाख ऐसे मिला, 20 लाख ऐसे मिला। तो याद करो मैंने क्या कहा था कि जो फाइनल ऑर्डर से बड़े हैं 50 लाख रुपए, ये फाइनल ऑर्डर जब आया वो डेट हमारे काम की नहीं है। ये जैसे जैसे मुझे रिसीव होंगे वैसे वैसे टैक्सेबल होंगे। तो 20 लाख मुझे यहां मिल रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर 24-25 ही है। 10 लाख 5 मार्च को मिल रहे हैं, ये भी 24-25 ही है। और यहां पे 8 जनवरी 26 को मिल रहे हैं 20 लाख रुपए, तो ये 25-26 में टैक्सेबल होगा। तो जैसे जैसे वो रिसीव होंगे वैसे वैसे वो टैक्सेबल होंगे, बस ये पर ध्यान दीजिए। तो ये पूरा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। तो सिंपल सी बात ध्यान देना सर, करक्स ये निकल के आ रहा है ओरिजिनल वाला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे टैक्सेबल होगा, इंटरिम ऑर्डर ने जो बढ़ाया वो फाइनल ऑर्डर के टाइम पर टैक्सेबल होगा, और फाइनल ऑर्डर ने जो बढ़ाया वो जैसे जैसे रिसीव होगा वैसे वैसे टैक्सेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। सर टैक्स रेट क्या लगेगा, टैक्स रेट आपका नॉर्मल 20% लगेगा। भाई ट्रांसफर जो है वो 23 जुलाई 24 से पहले है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% का टैक्स रेट था, बात खत्म जी। भाई यहाँ पे नया लो तो एप्लीकेबल नहीं है ना, 12.5% का तो मतलब ही नहीं है। तो टैक्स रेट जो है हमारा वही 20% वाला टैक्स रेट जो है वो यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको लॉक कर दूं, पक्का पक्का? तो अब जाके ये पॉइंट हमारा यहां पे कवर हो जाता है। अब आ जाओ फटाफट से अगले पॉइंट के ऊपर आओ। अब ये पूरी कैलकुलेशन अगर आप चेक करोगे, देखो मैंने यहां पे दी हुई है, ये आपके सामने है, ये फाइनल वाला यहां पर मैंने टैक्सेबल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहां पे बोला कि 45(5) आपको हर केस में एप्लीकेबल करना है, 1037 को छोड़ के। याद करो 1037 कल हमने एग्रीकल्चर लैंड वाला किया था कि एग्रीकल्चर लैंड जो अर्बन एरिया में होती है उस पे आने वाले कैपिटल गेन जो है वो एग्जम्प्ट होते हैं। अब अगर वो एग्जम्प्ट है, अब अगर वो मान लो क्या है एग्जम्प्ट है, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है अगर वो एग्जम्प्ट है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात ये निकल कर कि 1037 की यहां पे बात नहीं हो रही, बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? डन, पक्का पक्का? चलो अब इसको हम यहाँ पे पैक कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आ जाओ। अब एक बार सारे बच्चे बातचीत बिल्कुल बंद कर दो जी, और सुनो ध्यान से। इस संडे मैं आपका डाउट सेशन रखने जा रहा हूँ जी। इस संडे हम डाउट सेशन रखेंगे। तो आज आपका क्या है, आज आपका थर्सडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है ना। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपके तो जो हम प्रोविजन करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, बट संडे को जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मेरे को संडे को डाउट्स लेंगे जी, ताकि आपके साथ के साथ में डाउट्स भी कंप्लीट होते रहें। बट डाउट्स ना अरे गहरे, मतलब सुनो ध्यान से, मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर मेरी बात का बुरा लगता है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बट डाउट समझो, डाउट कई बच्चों के डाउट्स पता कैसे होते हैं, सर इस पेज पे ना ये डाउट है, क्या डाउट है पता नहीं सर, एक बार पूरा क्वेश्चन करवा दो, पूरा क्वेश्चन करवा दो, वो काम मत करना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर डाउट्स का मतलब पता क्या होता है, आपने 2-3 बार ट्राई किया, वो पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करवा दूंगा, मैं 2 घंटे भी लगा दूंगा, बट उसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि जो यहां डाउट है वो पेपर में भी डाउट होगा।
आप समझ रहे हो, मतलब तुमने 3-4 पहले ट्राई कर लिया हो, तुमने पूरी कोशिश कर ली हो, फिर तुम्हें वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, बात एक अलग है कि हाँ तुम पहले ट्राई कर चुके हो। ये नहीं कि तुमसे पहली बार में नहीं हुआ, चलो गाबा सारे डाउट्स लेने ही है तो डाउट्स को हम डिस्कस कर लेंगे, वो काम मत करना बस, ठीक है ना। वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि पेपर में तुम्हें ही सोल्व करने, तो कोशिश करो अगर वो 3-4 बार सोल्व करने के बाद नहीं हो रहा, फिर बात एक अलग है कि हाँ सर वो पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब एक बार फटाफट यहाँ पे सारे के सारे बच्चे, हाँ हाँ ठीक है, एक बार अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आओ। अब एक बार संडे की टाइमिंग बता दूंगा, संडे की टाइमिंग एक बार बता दूंगा, पहले आज थर्सडे की बात करते हैं, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, अब जो अगला सेक्शन मैं तुम्हें रिवाइज करवाने जा रहा हूं वो हमारा यहाँ पे है। अब यहां से ना अदर सोर्स की हमारी मिक्सिंग स्टार्ट होने जा रही है। अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में स्टार्ट करूंगा। रेगुलर बैच आप सबने किया हुआ है, मैं उम्मीद करके चलता हूं, तो उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट हाँ इसमें से क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे एग्जाम के अंदर बनता है, जब वो कैपिटल गेन और अदर सोर्स की इंटरलिंकिंग की बात करते हैं ना, तो वो क्वेश्चन इसमें से बनता है जी। अब यहां पे अदर सोर्स की स्टार्टिंग करने से पहले ना, अब यहां पे समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। याद करो आपने कैपिटल गेन में एक सेक्शन किया था, सेक्शन नंबर 47, जिसमें था सर्टेन ट्रांजैक्शन नोट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। याद है, उसमें था सर्टेन ट्रांजैक्शन नोट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कि कुछ ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। जैसे याद है, अगर मैं को थोड़ा बहुत याद, एचईएफ का पार्टीशन, कि अगर मान लो एचईएफ का पार्टीशन हो रहा है और एचईएफ के पार्टीशन पे जो भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। फिर सेकंड आ गया गिफ्ट आ गया, अगर मैंने किसी को गिफ्ट दिया तो गिफ्ट मेरे हाथ में ट्रांसफर नहीं है। अमलगामेशन, कि अमलगामेटिंग कंपनी अमलगामेटेड कंपनी में जा रही है तो अमलगामेशन ट्रांसफर नहीं है। फिर होल्डिंग टू सब्सिडरी वाला पॉइंट, होल्डिंग सब्सिडरी को एसेट दे रही है, ट्रांसफर नहीं है, सब्सिडरी होल्डिंग को एसेट दे रही है, ट्रांसफर नहीं है। तो कुछ पॉइंट ऐसे थे जो हमने ट्रांसफर से बाहर किए थे। अब वहां पर एक पॉइंट मैंने कहा था कि गिफ्ट को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, तो गिफ्ट को ट्रांसफर नहीं मानेंगे, और यहां से हमने अदर सोर्स की स्टार्टिंग की थी कि माना गिफ्ट ट्रांसफर नहीं है बट गिफ्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल है। अब आज की पूरी क्लास जो मेरी डिवोटेड होगी इस पॉइंट को समझाने पे कि तुमने गिफ्ट के टैक्सेशन में क्या किया था और उसकी कैपिटल गेन से इंटरलिंकिंग कैसे होती है, किस तरह से तुम पेपर में गलती करके आते हो। और आपने शायद एक हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ी होगी, मंजुला जे शाह, नहीं पढ़ी तो मैं तुम्हें बता दूं, उस मंजुला जे शाह जो जजमेंट है, जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, जहां पे कोस्ट हम लेते हैं प्रीवियस ओनर से, उसकी इस पॉइंट के अंदर रेलिवेंसी आएगी। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं गिफ्ट की बात करता हूं तो पहली बात तो ये समझ लो कि जो गिफ्ट की टैक्सेशन है ना, ये हर पर्सन के हाथ में लगता है। जो हम 56(2)(10) करने जा रहे हैं, ये गिफ्ट का लो हर पर्सन के लिए है। मतलब एक जमाने में ना पहले गिफ्ट का लो इंडिविजुअल के लिए था, एचएफ के लिए था। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर गिफ्ट कोई भी पर्सन रिसीव करेगा, उस केस में अदर सोर्स की टैक्सेबिलिटी हो सकती है। तो मतलब उसने बोला गिफ्ट रिसीव बाय एनी पर्सन। पहली बात, अदर सोर्स में जो टैक्सेशन है वो गिफ्ट लेने वाले के हाथ में, देने वाले के हाथ में नहीं है। सारे बच्चे बोलो, मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं जी, जल्दी बोलो, मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं। तो अगर मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में होगा, तुम्हारे हाथ में अदर सोर्स, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। पहली बात यह दिमाग में डाल लो कि गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी गिफ्ट लेने वाले के हाथ में है, गिफ्ट देने वाले के हाथ में नहीं है। अब लेने वाले के हाथ में क्या है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो डिपेंड करता है गिफ्ट किस फॉर्म में है, या तो मनी फॉर्म में है या नॉन मनी फॉर्म में है। अब अगर गिफ्ट मान लो मनी फॉर्म में है, मान लो कैश है, चेक है, ड्राफ्ट है, कोई दूसरी मनी फॉर्म है, अगर एग्रीगेट वैल्यू 50,000 रुपए तक है तो सारा गिफ्ट एग्जम्प्ट है। अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो सारी की सारी वैल्यू रिसीवर के हाथ में अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। तो मनी फॉर्म में 50,000 की लिमिट है, मनी फॉर्म में क्या है, 50,000 की लिमिट है। अभी सेक्शन 54 नहीं हुआ, करवा दूंगा नालायकों, सेक्शन 54 भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। इधर सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे 50,000 की लिमिट है, 50,000 तक एग्जम्प्ट है। अगर 50,000 से ऊपर की वैल्यू है तो सारी की सारी वैल्यू जो है वो अदर सोर्स की इनकम बनेगी और वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। ये मनी फॉर्म की बात कर रहा है। अब एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो गिफ्ट जो है अगर वो मनी फॉर्म में नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा या तो फिर आपका वो नॉन मनी फॉर्म में है। नॉन मनी में दो केस हैं, या तो मॉनिटरी या तो मूवेबल प्रॉपर्टी या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी।
अब मूवेबल और इमूवेबल में भी ना सारी प्रॉपर्टी कवर नहीं होती। मेरे को सारे बच्चे बताना, मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, आंसर दो। हेलो भाई साहब इधर, ओए ओए इधर, मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, क्या ये मूवेबल है इमूवेबल है? बताओ जल्दी बोलो, क्या ये मूवेबल है इमूवेबल है? क्या ये मूवेबल है या इमूवेबल है? फटाफट से बताओ जी, क्या ये मूवेबल है या इमूवेबल है? फटाफट से बोलो। मूवेबल है, बट इस पे गिफ्ट का लो लगेगा ही नहीं, इस पे गिफ्ट का लो लगेगा ही नहीं। माना ये मूवेबल है, बट इस पे गिफ्ट का लो एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरे हाथ में रिमोट है, सारे बच्चे बोलो मेरे हाथ में रिमोट है, क्या ये मूवेबल है इमूवेबल है? मूवेबल है, बट इस पे गिफ्ट का लो ही नहीं लगेगा। मेरे हाथ में फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लैपटॉप है, लैपटॉप मूवेबल है इमूवेबल है? मूवेबल, मूवेबल है ना, इस पे गिफ्ट का लो ही नहीं लगेगा। तो एक बच्चा कह रहा है सर इस पे गिफ्ट का लो नहीं लगेगा, तो गिफ्ट का लो किस पे लगेगा? याद करो मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन गिफ्ट के लो में लिखी हुई है। इट मींस अगर उनमें से कोई गिफ्ट है तो गिफ्ट का लो लगेगा, अगर उनमें से कोई गिफ्ट नहीं है तो गिफ्ट का लो नहीं लगेगा। अब या प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा जी? तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? तो मैं आपको याद करवाता हूं। इमूवेबल की डेफिनेशन में आता है लैंड, बिल्डिंग और लैंड और बिल्डिंग, ये इमूवेबल की डेफिनेशन में आता है। फिर मूवेबल में क्या क्या आएगा? मूवेबल में याद करो, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ज्वेलरी, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, बुलियन, वर्चुअल डिजिटल एसेट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब के सब आपके मूवेबल की डेफिनेशन में कवर होते हैं। इन पे गिफ्ट का लो लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। अगर मैं चेक करता हूं तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, देखो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, ये देखो जी डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इमूवेबल में लैंड, बिल्डिंग है, फिर शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन और वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब बिटकॉइंस हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, वो सब कुछ यहां पे आएगा। अब खुद बताओ यहां पे लैपटॉप कहां कवर है, यहां पे मोबाइल कहां कवर है, कैलकुलेटर कहां कवर है, गाड़ी कहां कवर है? इन सबको जितना मर्जी गिफ्ट करो उस पर गिफ्ट का लो ही नहीं है। मतलब अगर इनमें से कोई गिफ्ट का, अगर इनमें से गिफ्ट होगा तब हमें गिफ्ट का लो लगाना है, और किसी केस में गिफ्ट का लो नहीं लगाना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर नहीं है। बस ये बात ध्यान दो। बच्चा कह रहा है ठीक है। अब आओ यहां पे, अब अगर आपने गिफ्ट किया मूवेबल प्रॉपर्टी में दो केस होंगे, या तो होगा विदाउट कंसिडरेशन या वो होगा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन है तो गवर्नमेंट ने बोला अगर उसकी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 तक है तो एग्जम्प्ट है। बट अगर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो सारी की सारी फेयर मार्केट वैल्यू आपके हाथ में अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। मतलब मान लो मैंने आपको ज्वेलरी गिफ्ट की, गोल्ड की रिंग गिफ्ट की 40,000 की, मैंने आपको ड्राइंग गिफ्ट की 40,000 की, तो 40 और 40 80, 40 और 40 80, तो 80,000 50,000 से ऊपर है, पूरा 80,000 जो है वो आपके हाथ में अदर सोर्स की इनकम है। वो ये बात कहना चाह रहा है। तो अगर एग्रीगेट 50,000 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एग्रीगेट 50,000 से ऊपर है तो सारी की सारी वैल्यू जो है वो अदर सोर्स की इनकम बनेगी। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। और अगर मान लो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में है, आप मेरे को बताओगे इनएडिक्वेट कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है जी? इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है? इनएडिक्वेट का मतलब होता है, मान लो 100 रुपए वाला सामान 20 रुपए का दे दिया, समझ रहे हो? 1 लाख वाला सामान 10,000 का दे दिया, 1.5 लाख वाला सामान 40,000 का दे दिया, इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट। तो गवर्नमेंट ने कहा वहां पर भी गिफ्ट का लो लगेगा। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर वो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है और अगर डिफरेंस, उसका जो डिफरेंस है अगर 50,000 तक का तो वो एग्जम्प्ट है, अगर 50,000 से ज्यादा है तो पूरा डिफरेंस अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। बस ये बात ध्यान दो। तो आई थिंक मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों याद आ रहा है कि आपको मैंने कैपिटल गेन के अंदर इसका एक एग्जांपल भी दिया था कि जो ये तुम इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में ये जो तुम रिसीव करते हो ना, तो इस पे गिफ्ट का लो लगता है। उसमें डिफरेंस चेक करते हैं, अगर डिफरेंस 50,000 तक का तो एग्जम्प्ट है, अगर डिफरेंस 50,000 से ऊपर है तो सारा का सारा डिफरेंस अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो वो ये पॉइंट कहना चाह रहा है। उसके बाद अगर मान लो गिफ्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में, मतलब लैंड, बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग वाले केस में, तो वहां पर भी दो केस थे, या तो वो होगा विदाउट कंसिडरेशन और या वो होगा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब अगर मान लो वो विदाउट कंसिडरेशन है तो ये बात ध्यान देना कि इमूवेबल वाले केस में ना हमें एग्रीगेट नहीं करना होता।
इमूवेबल वाले केस में एग्रीगेट करना ही नहीं है, मनी वाले केस में एग्रीगेट करना है, मूवेबल वाले केस में एग्रीगेट करना है, इमूवेबल वाले केस में एग्रीगेट अलाउड ही नहीं है। इमूवेबल में गवर्नमेंट कहती है अगर सिंगल ट्रांजैक्शन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर सिंगल ट्रांजैक्शन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो सारी की सारी स्टैंप ड्यूटी तुम्हारे हाथ में अदर सोर्स की इनकम है। तो वहां पे तुम्हें एग्रीगेट करके चेक नहीं करना कि एग्रीगेट कितना है, यहां पे सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन की बात होगी बस। ठीक है जी, तो बोला सिंगल ट्रांजैक्शन की अगर 50,000 तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर 50,000 से ऊपर है तो फिर वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो टैक्सेबल है। अब यहां पे ध्यान दो, अब बच्चा कह रहा है सर मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में ना आपने मतलब गिफ्ट नहीं किया, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में है। तो मुझे नहीं पता किसको याद है किसको याद नहीं है। याद है इमूवेबल वाले केस में दो कंडीशन हुआ करती थी, याद करो गिफ्ट के लॉ में इमूवेबल वाले केस में दो कंडीशन हुआ करती थी। पहली कंडीशन एक तो डिफरेंस तुम्हारा 50,000 से ऊपर होना चाहिए, एक्चुअल सेल प्राइस और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, इसका डिफरेंस 50,000 से ऊपर हो एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब डिफरेंस तुम्हारा 50,000 से ऊपर होना चाहिए एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो सेल प्राइस के 110% से ज्यादा होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो सारा का सारा डिफरेंस अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा, नहीं तो फिर ये एग्जम्प्ट है, मतलब अदर सोर्स में इसकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। तो ये पॉइंट हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। तो ये पूरी गिफ्ट की टैक्सेशन का क्रक्स है जो हमने रेगुलर बैच में बहुत टाइम लगा के किया था। एक बार मैं लास्ट टाइम बताऊंगा, जिन बच्चों को थोड़ी थोड़ी बातें अभी धुंधली धुंधली हैं तो इसको कोशिश करेंगे याद करने की। देखो पहली बात, हम टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट कर रहे हैं, तो गिफ्ट की टैक्सेशन देने वाले के हाथ में नहीं होगी, लेने वाले के हाथ में होगी, पहली बात तो ये। फिर गिफ्ट तीन तरह का होगा, मनी, मूवेबल, इमूवेबल। अगर मैं मनी की बात करूंगा तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां मनी है उन सबको एग्रीगेट कर लो। अगर 50,000 तक है तो छोड़ दो, 50,000 से ज्यादा है तो सारी वैल्यू अदर सोर्स की इनकम ले आओ। फिर मूवेबल में आओ, मूवेबल में दो केस बनाओ, या तो विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। पूरे क्वेश्चन में आप चेक करो कहां कहां मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की हुई है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एग्रीगेट कर लो। 50,000 तक एग्जम्प्ट है, 50,000 से ऊपर है तो सारी की सारी फेयर मार्केट वैल्यू अदर सोर्स की इनकम है। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में है तो उनके डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितने हैं। अगर एग्रीगेट डिफरेंस 50,000 तक है तो एग्जम्प्ट है, 50,000 से ऊपर है तो सारा डिफरेंस अदर सोर्स की इनकम है। फिर इमूवेबल में दो केस होंगे, विदाउट और इनएडिक्वेट। विदाउट और इनएडिक्वेट इन दोनों में कहीं भी एग्रीगेट नहीं करना, इसमें सिंगल ट्रांजैक्शन चेक करनी है। अगर सिंगल ट्रांजैक्शन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर 50,000 से ऊपर है तो सारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल है। और फिर गवर्नमेंट ने बोला अगर वो इनएडिक्वेट है तो दो कंडीशन है, पहली बात डिफरेंस 50,000 से ऊपर हो, दूसरी बात एसडीवी 110% से ज्यादा हो। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाइड होंगी तो पूरा डिफरेंस रिसीवर के हाथ में अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अब ये गिफ्ट का लॉ लेकर क्यों आए, तो ये बात याद है आपको, मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कन्वर्ट करते थे गिफ्ट के माध्यम से। उस ब्लैक मनी से व्हाइट मनी के कन्वर्जन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने गिफ्ट का लॉ इंसर्ट किया था जी। सर ट्रांजैक्शन वाइज या ईयर वाइज? ट्रांजैक्शन वाइज या ईयर वाइज? ऑब्वियस ही बात है, पूरे साल में 50,000 रुपए की लिमिट है, पूरे साल में 50,000 रुपए की लिमिट है। एक साल में जितने तुम्हें गिफ्ट मिले हैं उन सबको एग्रीगेट करके चेक करना है कि तुम्हें पूरे साल में कितने गिफ्ट मिले हैं। नोट सिंगल ट्रांजैक्शन, नोट पर डे ट्रांजैक्शन, नोट पर मंथ ट्रांजैक्शन, पूरे साल की लिमिट है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब यहां पे एक बार आना चाहिए, इधर देखो ध्यान से। अब ये पॉइंट आपको मैंने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता दिया। अब इसमें अगला पॉइंट है कि गिफ्ट जो है वो माना टैक्सेबल है, बट हर केस में नहीं है, क्योंकि कुछ केस में गवर्नमेंट कहती है ना गिफ्ट एग्जम्प्ट भी है।
अब गिफ्ट एग्जम्प्ट का है तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपको इन इन लोगों से गिफ्ट मिलेगा तो एग्जम्प्ट है, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं है। अब किन किन लोगों से गिफ्ट मिलेगा, तो यहां पर कुछ गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दे रखी है। अगर यहां से गिफ्ट मिलेगा तो सारा का सारा एग्जम्प्ट है, 1 रुपया भी हम यहां पे टैक्सेबल नहीं करेंगे। अब देखो यहां पे जी, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कहां कहां से गिफ्ट मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट सारे के सारे बच्चे यहां पे नोट करें, पहला पॉइंट आ रहा है रिलेटिव जी। अब अगर आपको आपके रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है तो नोट्स में तो 10%, 10% का मतलब 100 तो एएसपी हो गया, 10% वो हो गया तो वो 110 ही हो गया ना। 100 तो एएसपी हो गया, उसका 10% तो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 हो गया ना। तो बात पे की है। तो पहली बात, रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट जो है वो एग्जम्प्ट है। किसी भी ओकेजन पर अगर आपको आपके रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है एग्जम्प्ट है। अभी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, विदाउट क्वेश्चन मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। उसके बाद दूसरा, अगर अब रिलेटिव में कौन कौन आएगा, रिलेटिव में सब लोग आएंगे, क्या नहीं आएगा बस वो समझ लो। एक तो भाई और बहन के बच्चे रिलेटिव में नहीं आते, कजन्स रिलेटिव में नहीं आते, और जो आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, फियांसे है, वो भी रिलेटिव में नहीं आते। ये सब रिलेटिव से यहां से बाहर हैं। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी आपके ब्लड रिलेशन है वो सब रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो ये सब लोग ऑलमोस्ट रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। भाई और बहन के बच्चे नॉर्मली नहीं आते, और उसके बाद फिर आपका कजन्स नहीं आते, और जो आपकी डीम्ड वाइफ होती है, फियांसे जो होती है, गर्लफ्रेंड जो होती है, बॉयफ्रेंड जो होती है, वो भी यहां पे नहीं आती। बाकी सब ऑलमोस्ट यहां पे आ जाते हैं। उसके बाद एक और देखो कौन कौन नहीं आएगा, ये लोग नहीं आएंगे। फिर मैरिज पर गिफ्ट मिलेगा तो एग्जम्प्ट है। फादर ने सन को विल लिखी, विल में या इनहेरिटेंस में कुछ मिल रहा है, एग्जम्प्ट है। फिर कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, मतलब बिना विल के एक इंसान की डेथ हो गई, उस केस में गिफ्ट मिला, एग्जम्प्ट है। लोकल अथॉरिटी से मिला, किसी फंड, फाउंडेशन, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहां से मिल रहा है, सारा एग्जम्प्ट है। फिर जो ट्रांजैक्शन सेक्शन 47 में ट्रांसफर नहीं है, जैसे अमलगामेशन वाले केस में, डीमर्जर वाले केस में, तो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को नई कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो ट्रांसफर नहीं है, उस पर गिफ्ट का लो नहीं है। फिर अगर कोविड 19 से किसी बंदे की डेथ हो गई, अब कोविड 19 से किसी लोग पर्सन की डेथ हो गई, उसके एम्प्लॉयर ने उसको कुछ पैसे दिए, एग्जम्प्ट है। या एम्प्लॉय के अलावा कहीं और से मिले, 10 लाख तक एग्जम्प्ट है, 10 लाख के बाद वो टैक्सेबल हो सकते हैं। तो अब कोविड 19 वाला पॉइंट तो वैसे नॉर्मली किसी काम का नहीं है, ये उस टाइम काम का था जब कोविड 19 आया था। तो इन सब केस में गवर्नमेंट मोटा मोटी कह रही है कि हम सारा का सारा गिफ्ट एग्जम्प्ट कर देंगे अगर आपको यहां पे कवर हो रहे हो, नहीं तो फिर तुम्हारे हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल है। और मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल बताऊं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं। 4 कंडीशन, ऐसे करो सारे बच्चे, ऐसे करो, ऐसे हाथ टूटे हुए हैं तुम्हारे नालायकों, बैठे हो सामने, ऐसे करो, ऐसे 4, ऐसे करो, ये देखो ये 4, कितनी कंडीशन है, 4। अगर ये, मेरे पीछे पीछे बोलो, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी रिसीवर के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये लाइन पहले बोलो, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी रिसीवर के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहली कंडीशन, गिफ्ट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए, मतलब जो हमने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी है तो गिफ्ट उस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन, गिफ्ट एक्सेप्शंस में कवर ना हो, मतलब रिलेटिव और शादी वाले केस में ना हो। और चौथी कंडीशन जो है, गिफ्ट रिसीवर के हाथ में कैपिटल एसेट होना चाहिए। 4 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, 4। पहली कंडीशन, गिफ्ट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर हो। सेकंड कंडीशन, गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो। तीसरी कंडीशन जो है, गिफ्ट रिलेटिव एक्सेप्शंस में कवर ना हो, मतलब रिलेटिव हो, शादी वाला केस ना हो। और चौथी कंडीशन जो निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, गिफ्ट रिसीवर के हाथ में कैपिटल एसेट हो। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो गिफ्ट का लो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अच्छी बस अब बताओ कि तुम्हें चारों कंडीशन समझ में आ रही हैं?
एक बार दोबारा बोलो, सारे बच्चे बोलो, एक बार दोबारा बोलो। पहली कंडीशन बोलो, फटाफट से बोलो, फटाफट, शाबाश 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 शाबाश। जल्दी 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 जल्दी। पहली कंडीशन क्या है बोलो मेरे बच्चे, पहली कंडीशन क्या है? गिफ्ट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन बोलो, सेकंड कंडीशन, गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या निकल के आ रही है? थर्ड कंडीशन, गिफ्ट एक्सेप्शंस में कवर नहीं होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन यहां पे निकल के आ रही है, गिफ्ट रिसीवर के हाथ में कैपिटल एसेट होना चाहिए। ये चार कंडीशन आपकी यहां पे निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं जी। ये देखो, ये चार कंडीशन यहां पे लिखी हुई हैं, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखी हैं। देखो यहां पे क्रक्स ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, ये पूरे गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी है। फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैं दिखाऊंगा कि कैपिटल गेन और अदर सोर्स की इंटरलिंकिंग कैसे होती है। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो पहला क्या है, गिफ्ट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर इफ ही सेटिस्फाइड ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। पहला गिफ्ट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए। सेकंड, गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, गिफ्ट एक्सेप्शंस में कवर नहीं होना चाहिए और गिफ्ट रिसीवर के हाथ में कैपिटल एसेट होना चाहिए। If all above conditions are satisfied, then whole value shall be chargeable to tax in the hands of receiver। ये पॉइंट है, ये क्रक्स नंबर 1 है, ये क्रक्स नंबर 1 है। ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? हेलो भाई साहब, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट, कि कहां कहां एग्रीगेट करना और कहां कहां एग्रीगेट नहीं करना। पहला, मनी वाले मनी से एग्रीगेट होंगे। आपको मैंने क्या बोला कि मनी वाले मनी से एग्रीगेट होंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन वाले विदाउट कंसीडरेशन से एग्रीगेट होंगे। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसीडरेशन वाले इन एडिक्वेट कंसीडरेशन से भी एग्रीगेट होंगे, बट ये तीनों आपस में एग्रीगेट नहीं होंगे। मतलब मनी वाले मनी से होंगे, मूवेबल विदाउट वाले विदाउट से होंगे, मूवेबल इनएडिक्वेट वाले इनएडिक्वेट से होंगे, आपस में कोई एग्रीगेट नहीं होगा। फिर इमूवेबल विदाउट वाले विदाउट से भी एग्रीगेट नहीं होंगे, इसमें सिंगल ट्रांजेक्शन चेक करनी है। इमूवेबल इनएडिक्वेट वाले इनएडिक्वेट से भी एग्रीगेट नहीं होंगे, और इमूवेबल को तो आपस में एग्रीगेट करने का मतलब ही नहीं है, ये सब आपस में एग्रीगेट नहीं करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब मैं तुम्हें एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं तुम्हें एक मुश्किल क्वेश्चन दूंगा। एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, तो सिंपल क्वेश्चन जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे सॉरी गलत कह रहा हूं, आप उसे सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वो सिंपल क्वेश्चन जो है, एक मिनट रुक जाओ, ये रहा आपके सामने, ये लो जी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो, ये पूरा क्वेश्चन है। एक मिनट, इसका मेरे को छोटा करना पड़ेगा। ये देखो जी, ये पूरा क्वेश्चन है। अब मैं स्क्रीन पूरी कर देता हूं जी, अब मैं स्क्रीन पूरी कर देता हूं। ये क्वेश्चन है, एक बार पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं और फिर आप मुझे इसका आंसर देना। और बहुत गंदे वाला पाप लगेगा अगर आपने इसका आंसर देखा। अगर आपके पास नोट्स हैं ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने इसका आंसर देखा तो बिलीव मी, मैं कह रहा हूं सर पाप लगेगा आपको, बहुत गंदे वाला लगेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ए वाला है, ए ने चेक गिफ्ट किया 40,000 रुपए का। ए ने चेक गिफ्ट किया 40,000 रुपए का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, तो स्क्रीनशॉट अगर जूम करोगे तो सही आ जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर जूम करोगे तो सही आ जाएगा। ए ने 40,000 रुपए का चेक गिफ्ट किया, फिर बी ने ओल्ड कॉइन्स गिफ्ट किए 60,000 रुपए के, फिर सी ने घर गिफ्ट किया 80,000 रुपए का, डी ने ड्राफ्ट गिफ्ट किया 40,000 रुपए का, ई ने घर बेचा 7 लाख का, एसडीबी 7,80,000 है, एफ ने गोल्ड बेचा 1 लाख का, एफएमबी 1,60,000 है, जी ने पेंटिंग गिफ्ट की है 30,000 रुपए की, एच ने मोबाइल गिफ्ट किया 70,000 रुपए का, आई ने गोल्ड की वॉच गिफ्ट की है 40,000 की, जे ने घर बेचा 7 लाख का, एसडीबी 7,60,000 रुपए है,
फिर के ने कैश गिफ्ट किया 60,000 का। उसके बाद एल ने बिटकॉइन गिफ्ट किए, बिटकॉइन 1 लाख रुपए के। एम ने घर गिफ्ट किया 40,000 का। एन ने शेयर्स गिफ्ट किए 60,000 के। ओ ने गोल्ड के यूटेंसिल्स गिफ्ट किए 60,000 के। पी ने सिल्वर कॉइन बेचे 2 लाख के। एफ एम भी 2,40,000 है। अब बताओ क्या करना है जी हमें। तो मैं 4 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, मुझे बताओ मिस्टर विजय के हाथ में कितनी टैक्सेबिलिटी होगी। सारे बच्चे बताओ वीजी के हाथ में टैक्सेबिलिटी कितनी होगी जी, जल्दी बताओ। अदर सोर्स में टैक्स, मेरे को ये ऐसे नहीं चाहिए नीलेश, टोटल बताओ, टोटल अदर सोर्स की इनकम बताओ मुझे, ये नहीं टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल वाली कहानी मत करो। अदर सोर्स की इनकम बताओ मुझे कि अदर सोर्स की इनकम कितनी आएगी। सर बोलिए ना, 3 पॉइंट मिलके एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, फिर कैसे करेंगे। आपने कहा एग्रीगेट मत करो, मैंने कहा बोला 3 पॉइंट एग्रीगेट करके। मैंने बोला मनी वाले मनी से एग्रीगेट करो, मूवेबल विदाउट वाले विदाउट से, इम और इनएडिक्वेट वाले इनएडिक्वेट से। जितने मर्जी पॉइंट एग्रीगेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। 24 लाख, क्या कह रहे हो यार तुम। 24 लाख रुपए। ड्राफ्ट मनी की फॉर्म में आता है जी, ड्राफ्ट जो है वो मनी की फॉर्म में आता है। गोल्ड यूटेंसिल्स मतलब यार सोने के बर्तन, सोने के बर्तन कैपिटल एसेट होते हैं। जल्दी बताओ फटाफट से जी।
चलो भाई, तुम्हारे आंसर तो भाई साहब खतरनाक आ रहे हैं आज, तुम्हारे आंसर तो खतरनाक आ रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, इसका आंसर देख लो यहाँ पे, करेक्ट आंसर 7.5 लाख रुपए जी, 7.5 लाख रुपए करेक्ट आंसर है। कई बच्चों का सही आंसर है, बाकी सब बच्चे नालायक हैं। एक बार चेक करो 7.5 लाख रुपए करेक्ट आंसर कैसे आ रहा है जी। इधर देखो ध्यान से, अभी 7.5 लाख रुपए करेक्ट आंसर कैसे है। अब एक बात मेरे को बताओ, ये चेक है 40,000 रुपए का, तो ये मनी की फॉर्म में है, तो ये 40,000 रुपए और ये कैश के 60,000 रुपए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, चेक 40,000 रुपए है। अब एक क्वेश्चन करने का ना तरीका समझो, पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। मैंने तुम्हें क्लास के अंदर भी कहा था कि जब भी तुम गिफ्ट वाला क्वेश्चन करोगे तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो। अब यहां पे एक बार चेक करना, मनी वाले अलग कर रखे हैं मैंने, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन वाले अलग कर रखे हैं, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसीडरेशन वाले अलग कर रखे हैं, इमूवेबल वाले अलग कर रखे हैं, और इमूवेबल इन एडिक्वेट वाले मैंने अलग कर रखे हैं। इस तरह से क्वेश्चन होता है। अब यहां पे एक बार चेक करो, सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, पहला पॉइंट यहां पे आ रहा है मनी कितना है, 40,000 रुपए चेक है, तो 40,000 रुपए मैंने यहां पे लिख दिए, ये देखो 40,000 रुपए आ गए। उसके बाद फिर अगला पॉइंट यहां पे बी क्या आ रहा है, ओल्ड कॉइन्स है। अब ओल्ड कॉइन्स कितने के, 60,000 रुपए के। अब ओल्ड कॉइन्स कितने के, 60,000 रुपए के, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे 60,000 रुपए यहाँ पे आ रहे हैं जी। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ, फिर यहाँ पे घर गिफ्ट किया कितने का, 80,000 का, तो 50,000 से ऊपर है, तो ये 50,000 रुपए यहाँ पे, सॉरी 80,000 है, यहाँ पे 80,000 आ गया जी। उसके बाद चेक करो फिर अगला पॉइंट क्या है, ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट मनी की फॉर्म में है, तो ड्राफ्ट मनी वाले केस में 40,000 रुपए यहाँ पे और आ जाएंगे, ये 40,000 रुपए ड्राफ्ट के और आ गए जी। उसके बाद फिर अगला गिफ्ट किया है, यहाँ पे घर बेचा है 7 लाख का, एसडीबी 780 है। अब मेरे को सारे बच्चे बोला डिफरेंस 50,000 से ऊपर है, और ये एसडीवी भी इसके 110% से ऊपर है, क्योंकि 7 लाख का 110 बनता है 7,70,000, और ये 7,80,000 है, तो 110 से ऊपर है, और डिफरेंस भी 50,000 से ऊपर है, तो ये पूरा डिफरेंस 80,000 पे अगर चेक करोगे यहां पे आ गया जी, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, गोल्ड बेचा 1 लाख का, एफएम भी एक 60 है। अब गोल्ड बेचा 1 लाख का, एफएम भी एक 60 है, तो डिफरेंस कितना है, 60,000 पे। तो मूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसीडरेशन अगर आप चेक करोगे यहां पे 60,000 पे, यहां पे आपका ये निकल के आ रहा है। अच्छा, ये 60,000 पे ये वाले थे, ठीक है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ रहा है, पेंटिंग। अब पेंटिंग कितने की है, 30,000 रुपए की है। अब अगर पेंटिंग यहाँ पे 30,000 रुपए की है, तो पेंटिंग अगर आप चेक करोगे 30,000 रुपए की पेंटिंग यहाँ पे आ गई जी, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट वाले केस में। फिर मोबाइल गिफ्ट किया, अब मोबाइल तो आएगा ही नहीं, मोबाइल तो हटा ही दो, क्योंकि मोबाइल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर ही नहीं है। फिर गोल्ड की वॉच है, अब गोल्ड की वॉच है ये वॉच, बट है ये गोल्ड की, तो ज्वेलरी की डेफिनेशन में कवर होगी। 40,000 रुपए, इसको तुम 40,000 रुपए को यहां पे ले जाओ, ये 40,000 रुपए यहां पे आ गया। आगे देखो फिर घर बेचा 7 लाख का, एसडीवी 7,60,000 है। अब ये डिफरेंस 50,000 से ऊपर है, बट मेरे को सारे बच्चे बोल देना क्या ये एसडीवी 110% से ज्यादा है, नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे यहां पे डिफरेंस तो 50,000 से ऊपर है, बट ये एसडीवी 110 से ऊपर नहीं है ना, तो अगर एसडीवी 110 से ऊपर नहीं है तो ये डिफरेंस भी टैक्सेबल नहीं होगा, तो ये आएगा ही नहीं यहां पे जी। अगले पॉइंट पर आओ जी, फिर कैश 60,000 पे, तो कैश को 60,000 पे यहां पे ले जाओ जी, ये कैश आ गया 60,000 के अंदर। आगे देखो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, बिटकॉइंस 1 लाख के हैं, तो बिटकॉइंस 1 लाख के हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में आ गया, तो बिटकॉइंस आ गए 1 लाख रुपए के, यहां पे 1 लाख रुपए आ गया। उसके बाद देखो अगला, घर गिफ्ट किया 40,000, तो 50,000 से कम है, हमें सिंगल ट्रांजेक्शन चेक करनी है, घर वाले केस में तो एग्रीगेट करते ही नहीं है, इसको हटा दो। शेयर्स गिफ्ट किए 60,000 रुपए के, अब शेयर्स हैं मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन, 60,000 रुपए यहां पे ले जाओ, ये शेयर्स वाला केस आ गया। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या आ रहा है, गोल्ड के यूटेंसिल्स हैं, तो गोल्ड के यूटेंसिल्स मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन कितने के हैं, 60,000 के, तो 60,000 रुपए के यहां पे ये ले जाओ जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, आपने सिल्वर कॉइन बेचे हैं 2 लाख के, एफएमबी 240 है, तो डिफरेंस कितना है, 40,000 पे, तो 40,000 रुपए का डिफरेंस आप यहां पे ले जाओ जी। अब कुछ नहीं करना, अब ये मनी वाले मनी से एग्रीगेट करने हैं, 140 ही हो गया, ये सारे एग्रीगेट करने हैं 3.5 लाख, ये एग्रीगेट करने हैं 1 लाख, इमूवेबल ये 80,000 और ये आ गया 80,000 पे, इन सबको जोड़ दोगे तो 7.5 लाख रुपए आपकी अदर सोर्स की इनकम आ जाएगी। बताओ क्या जी। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे तो सही होगा, नहीं तो गिफ्ट के क्वेश्चन में हमेशा तुम गलती करोगे, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है ना। आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कौन कौन से मनी वाले हैं, कौन कौन से मूवेबल वाले हैं, कौन कौन से इमूवेबल वाले हैं, अकॉर्डिंगली
फिर जहां जहां एग्रीगेट करना है तो आप एग्रीगेट करके चेक करोगे, तब आपकी अदर सोर्स की इनकम निकल के आएगी जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? लोग कर सकते हैं इसको जी। चलो, अब तुम्हें मैं भाई साहब क्वेश्चन दे रहा हूं मजेदार जी। अब ये सारे क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे जी। अब एक बार सारे बच्चे आओ, अब ये क्वेश्चन तुम सोल्व करोगे। आ जाओ जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो जी। अच्छा, एक बार तो पहले एक तो होमवर्क लिख लेना। एक ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इस नोट्स में, इस नोट्स में मैंने जितने भी क्वेश्चन गिफ्ट के टैक्सेशन के करवा रखे हैं, ये सब आपने घर से करके आने हैं, ठीक है ना? इस नोट्स में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपने स्किप नहीं करना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? एक तो ये करके आना है, और एक अभी क्वेश्चन करना है, वो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं। लिखो यहां पे क्वेश्चन, लिखो सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो। मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है। ए है, बी है, सी है। तो ए ने बी को एक घर बेचा, ये घर सेल किया 70 लाख का। इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 90 लाख रुपए है। कितनी है? 90 लाख रुपए है। और ये घर खरीदा जो था, ये खरीदा था 20 लाख का। फिर बी ने इस घर को आगे बेच दिया 1 करोड़ 40 लाख का। उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 51 लाख रुपए है। अब पहले सुन लो क्या करना है। आपको क्या बताना है? आपको ए बी सी के हाथ में कैपिटल गेन, इग्नोर इंडेक्सेशन, ठीक है, और अदर सोर्स जिनके हाथ में भी लग रहा है, आपको यह बताना है। एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन तो ये है। इसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन, ए है, बी है, सी है। ए ने बी को अनलिस्टेड शेयर्स बेचे हैं 5 लाख के। उसकी एफएमवी जो है वो 5,90,000 है, और इसकी कॉस्ट है 2 लाख। फिर उसने वो आगे शेयर्स बेचे 7 लाख के। उसकी एफएमवी जो है वो 7,40,000 है। अगेन यहां पर भी आपको कैपिटल गेन और अदर सोर्स बताना है जी। बस ये दोनों पॉइंट आप मुझे बता दो, ठीक है? उसके बाद फिर हमारी गिफ्ट की टैक्सेशन हमारी यहां पे पैक हो जाएगी जी, ठीक है? फिर हमारे गिफ्ट की टैक्सेशन जो है यहां पे पैक हो जाएगी। और कल होली के दिन शायद मैं आपकी क्लास रखूंगा जी। रखूंगा तो मैं इवनिंग में रखूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है ना? रखूंगा तो मैं आप इवनिंग में रखूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है? नहीं तो फिर परसों होगी, परसों फिर हमारी सेम टाइम पे होगी जी। शाम को ही रखूंगा शायद मैं, एक बार आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो शाम को ही रखूंगा। जल्दी करो फटाफट से जी। दोनों क्वेश्चन मुझे करके बताओ भाई, कैपिटल गेन में तुम क्या करोगे और अदर सोर्स में तुम क्या करोगे जी? कैपिटल गेन में तुम क्या करोगे और अदर सोर्स में क्या करोगे?
डन। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आओ जी। अब इधर देखो ध्यान से, अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूं, यहां पे पहले मेरे को बताओ सेल प्राइस क्या बनेगा। यानी सारे बच्चे बताओ सेल प्राइस क्या बनेगा, 70 लाख बनेगा या 90 लाख बनेगा? 90 लाख बनेगा, क्योंकि 50C एप्लीकेबल होगा। 50C एप्लीकेबल होगा, स्टैंप ड्यूटी 110 से ज्यादा है, तो 90 लाख रुपए सेल प्राइस बन गया। और यहाँ पे कॉस्ट जो बनेगी वो 20 लाख रुपए बनेगी, तो कैपिटल गेन जो है वो 70 लाख रुपए यहाँ पे निकल के आएगा। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी के हाथ में बताओ, बी के हाथ में क्या अदर सोर्स की इनकम आएगी? डिफरेंस 20 लाख रुपए, एसडीवी 110 से ज्यादा है, तो यस अदर सोर्स की इनकम 20 लाख रुपए इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर यहां पे जब बी सी को आगे बेचेगा तो यहां पे अब सेल प्राइस क्या बनेगा? 1,40,00,000 बनेगा, 1,51,00,000 बनेगा, 1,40,00,000 बनेगा, क्योंकि ये एसडीवी इसके 110 से ज्यादा नहीं है। भाई इसका 110 बनता है 1,54,00,000, तो 1,54,00,000 बनता है, ये 1,51,00,000 है, तो 110 से कम है, तो सेल प्राइस जो बनेगा वो 1,40,00,000 बनेगा। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ इसकी कॉस्ट क्या बनेगी? कॉस्ट क्या बनेगी, 70 लाख बनेगी या 90 लाख बनेगी जी? भाई इसने दिखाया तो 70 लाख का है, इसकी एसडीबी 90 लाख रुपए है। अब याद करो जो मैंने तुम्हें रेगुलर बैच के अंदर एक पॉइंट बताया था कि अगर बी के हाथ में अदर सोर्स की टैक्सेबिलिटी हो चुकी है तो फिर तो कॉस्ट बनेगी है 90 लाख, और अगर ये बी के हाथ में अदर सोर्स की टैक्सेबिलिटी नहीं हुई है फिर ये कॉस्ट बनेगी 70 लाख। अब मेरे को सारे बच्चे बता दो, क्या ये 20 लाख रुपए का डिफरेंस अदर सोर्स में बी के हाथ में टैक्सेबल हो चुका है? यस, तो उसकी कॉस्ट यहां पे 90 लाख रुपए बनेगी। गलती से भी 70 लाख की कॉस्ट मत बना देना चाहिए। तो 90 लाख की कॉस्ट बनेगी, तो यहां पे 50 लाख रुपए तुम्हारा कैपिटल गेन आएगा। सी के हाथ में क्या अदर सोर्स की इनकम आएगी? यहां पे सी के हाथ में 11 लाख रुपए का डिफरेंस है, क्या अदर सोर्स की इनकम आएगी? नहीं आएगी। 50,000 से ऊपर डिफरेंस है, बट एसडीबी 110 से ऊपर नहीं है, तो अदर सोर्स की इनकम आएगी नील। इट मीन जब सी आगे बेचेगा तो सी के हाथ में इसकी कॉस्ट अब 1,51,00,000 नहीं बनेगी, क्योंकि 11 लाख रुपए अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं हुए, तो उसकी कॉस्ट बनेगी 1,40,00,000 रुपए। तो ये पूरा पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। तो ये कैपिटल गेन और अदर सोर्स की इंटरलिंकिंग है। तो जब वो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बस ये देख लेना कि सामने वाले के हाथ में अगर अदर सोर्स का लो लग गया फिर तो कॉस्ट बन जाएगी एसडीवी, नहीं लगा फिर जो एक्चुअल परचेज प्राइस होगा फिर वो कॉस्ट बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगले वाले क्वेश्चन पे आओ जी। अगले वाले क्वेश्चन में यहां पर सेल प्राइस बताओ, 5 लाख बनेगा, 5 नंबर बनेगा, याद करो 590 बनेगा। यहां पर क्या लगेगा? सेक्शन 50CA, याद है अनलिस्टेड कंपनी के शेयर वाला, अगर सेल प्राइस एफएमबी से कम है तो एफएमबी सेल प्राइस बन जाता है, तो सेल प्राइस बनेगा 590। कॉस्ट तुम्हारी कितनी बनेगी? 2 लाख बनेगी। तो कैपिटल गेन तुम्हारा यहां पर कितना आ गया? 390 का तुम्हारा यहां पर कैपिटल गेन आ गया। क्लियर है? अब यहां पे बात करते हैं अदर सोर्स की जी। अदर सोर्स बताओ, यहां पे डिफरेंस कितना है? 90,000, तो 50,000 से ऊपर है। यहां तो 110% का तो मतलब ही नहीं है ना, ये तो अनलिस्टेड शेयर है, यहां तो बस डिफरेंस देखना है। डिफरेंस 50,000 से ऊपर है तो 90,000 पे अदर सोर्स की इनकम आ गई। अब जब ये बी सी को बेचेगा तो सेल प्राइस क्या बनेगा? 7 लाख बनेगा, 740 बनेगा, यहां पे 740 बनेगा, क्योंकि 110 चेक नहीं करना, यहां तो एफएमबी ज्यादा है, तो एफएमबी सेल प्राइस बन गया 7,40,000। अब बताओ यहां पे कॉस्ट कितनी बनेगी जी? यहां पे कॉस्ट 5 लाख बनेगी, 590 बनेगी। अब अदर सोर्स में 90,000 पे टैक्सेबल हो चुके हैं, तो अगर 90,000 पे टैक्सेबल हो चुके हैं तो कॉस्ट यहां पर बनेगी 5,90,000, तो 1.5 लाख रुपए यहां पे तुम्हारा कैपिटल गेन आएगा। अब बताओ सी के हाथ में क्या अदर सोर्स की इनकम आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि डिफरेंस आपका 50,000 तक है। अब अगर डिफरेंस 50,000 तक है तो अदर सोर्स की इनकम नहीं आएगी, तो अब सी आगे बेचेगा तो कॉस्ट कितनी बनेगी? अब कॉस्ट बनेगी 7 लाख रुपए, ये इसकी कॉस्ट बनेगी। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है जी? ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको यहां पे निकल के आ रहा है। ये सबसे मेन पॉइंट है गिफ्ट की टैक्सेशन का, जहां पर बच्चे गलती करते हैं। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर बायर के हाथ में अदर सोर्स लग चुका है तो एफएमबी और एसडीबी कॉस्ट बनेगी, नहीं लगा तो जो उसका एक्चुअल परचेज प्राइस होगा ना फिर वो कॉस्ट बनेगी। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का?
तो अब जाके ये पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है। अब आपने बस एक काम करना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन गिफ्ट के टैक्सेशंस के आपको दिए हुए हैं ये सारे आपने यहां पे कंप्लीट करके आने हैं। ठीक है, कल की क्लास के टाइमिंग एक बार मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आपके टेलीग्राम पर ही, या मैं यूट्यूब पे शेड्यूल कर दूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो कल जो बचा कुचा पोर्शन है उसको हम खत्म करेंगे। होमवर्क मैंने आपको दे दिया, जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं ये आपने सारे यहां पे कंप्लीट करके आने हैं। और एक काम और करना है, ये बैलेंस पार्ट जो है अदर सोर्स वाला, ये भी आपने एक बार घर से रीड करके आना है। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करते हैं कल वाली क्लास में। हैप्पी होली, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान करे तुम बहुत आगे बढ़ो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, तुम्हारे चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और सारे के सारे बच्चे लाइक जरूर करके जाना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय।